उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर हर एक पार्टी की नजर होती है, क्योंकि यहां जिसने बाजी मार ली उसने दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता आसान कर लिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है, लिहाजा वो आश्वस्त है ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीतने को लेकर के, और यहां तक कि उसने सभी 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य तय कर लिया है। हालांकि हर पार्टी इसी कोशिश में है। जीत किसकी होगी ये निर्भर करेगा पार्टियों की मेहनत पर, लेकिन दूसरी ओर कुछ पार्टियां ऐसी भी है जो खुद जीत नहीं पाती, लेकिन दूसरी पार्टियों का काम जरूर खराब करती है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। एक है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और उनका अपना दल कमेरावादी के साथ शुरू हुआ तीसरा मोर्चा, जिसने PDM यानी पिछड़ा, दलित और मुस्लिम का नारा देकर के अखिलेश यादव के PDA के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ है मायावती, जो अकेले चुनाव लड़कर इंडिया गठबंधन के लिए परेशानी खड़ा कर सकती हैं। अब दोनों ही स्थितियों में बीजेपी को ज्यादा फायदा होता नजर आ रहा है। मायावती के वोटर्स बटेंगे और दूसरे दलों की ओर जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश का तीसरा मोर्चा सपा और कांग्रेस के वोट काट सकते हैं। एक्टिव मोड में कैसे इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी हैं, ये समझना भी जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवैसी की। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इसकर खुलकर मुस्लिम समुदाय के लिए राजनीति करती है। ऐसे में ओवैसी के लिए उत्तर प्रदेश सबसे मुफीद है। उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार और कई राज्यों में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ओवैसी अपनी पार्टी को विस्तार देने में लगे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पर उनका फोकस कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। और यही वजह है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में पल्लवी पटेल के साथ तीसरा मोर्चा बनाकर उत्तर प्रदेश की सियासत में सनसनी पैदा कर दी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 19% मुस्लिम वोटर्स हैं। 65 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 20 से 30% तक है। रामपुर, अमरोहा, बिजनौर समेत कई सीटें मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। इसमें रामपुर सीट पर मुस्लिम वोटर्स की हिस्सेदारी 49% तक है। मुस्लिम वोट बैंक उत्तर प्रदेश में सपा का परंपरागत वोटर्स माना जाता है। ओवैसी का वोट बैंक भी यही है, और यही वजह है कि अखिलेश यादव ओवैसी को भाजपा की बी पार्टी कहते हैं। ओवैसी की उत्तर प्रदेश में एंट्री के बाद से ही लगातार अपनी जमीन मजबूत ओवैसी ने की। तो वहीं पिछले 2022 का विधानसभा चुनाव में AIMIM ने ओवैसी ने 95 सीटों पर प्रत्याशी अपने उतारे। AIMIM प्रत्याशियों को कुल 4.5 लाख उस समय वोट मिले। 7 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों को 10,000 से ज्यादा वोट मिले। इन पर सपा प्रत्याशियों की हार का अंतर 217 से 1,647 वोट तक का था। अब अगर ये वोट SP प्रत्याशी को मिल जाते तो उनकी जीत वहां पक्की थी। 2023 नगर निगम चुनाव में AIMIM 9 नगर निगम पर मेयर पद के लिए प्रत्याशी उतारे। मेरठ में AIMIM ने बड़ा उलटफेर किया। मेरठ में बीजेपी ने जीत दर्ज की। ओवैसी की पार्टी का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर और सपा प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा। अयोध्या में भी ओवैसी का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा। वहीं 2017 विधानसभा चुनाव में AIMIM ओवैसी ने पहली बार उत्तर प्रदेश की सियासत में एंट्री की। AIMIM ने तब 38 सीटों पर प्रत्याशी अपने उतारे। चुनाव में 38 में से 37 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई, और इस चुनाव में AIMIM के प्रत्याशियों ने 2 लाख वोट हासिल किए। ओवैसी की एंट्री SP की मोनोपोली किस तरीके से टूटी, कैसे संकेत मिलते हैं? पहला संकेत 2017 विधानसभा चुनाव में AIMIM को कुल 2,05,000 वोट्स मिले। 2022 विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 4.5 लाख वोट मिले। 5 साल में AIMIM का वोट शेयर 0.2% से बढ़कर के 0.5% तक पहुंचा। दूसरा संकेत, मुस्लिम वोट बैंक का एक बहुत बड़ा हिस्सा SP को जाता है। ओवैसी बार बार अखिलेश पर निशाना साधते रहे हैं। मुख्तार अंसारी के परिजनों से ओवैसी ने मुलाकात की। ओवैसी के जाने के बाद धर्मेंद्र यादव भी मुख्तार की कब्र पर गए। तीसरा संकेत, SP के 46 उम्मीदवारों में से सिर्फ 3 मुस्लिम चेहरे हैं। AIMIM की नजर मुस्लिम बाहुल्य 38 सीटों पर है, और पिछले चुनाव में संभल में ओवैसी की पार्टी रनर अप रही। यहां SP के उम्मीदवार की जीत का मार्जिन सिर्फ 18,000 का था। मुरादाबाद, फिरोजाबाद, प्रतापगढ़, बलरामपुर और कुशीनगर में भी अच्छा वोट AIMIM को मिला। चौथा संकेत, अखिलेश यादव PDA, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। ओवैसी ने पल्लवी पटेल के साथ मिलकर के PDM का फॉर्मूला दे दिया। उत्तर प्रदेश के तीसरे मोर्चे ने A के अल्पसंख्यक की बजाय M यानी मुस्लिम की सीधी बात कही। पल्लवी पटेल ने कहा कि SP के PDA में A अल्पसंख्यक नहीं अगड़ा है। AIMIM का उत्तर प्रदेश में किस तरीके से विस्तार हो रहा है ये भी आप समझिए। साल 2017 विधानसभा चुनाव 38 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, कुल वोट मिले 2,05,000। जमानत हालांकि जब्त हुई। 37
किस सीट पर कितने वोट पड़े हैं वो भी आप समझिए। संभल में 60,000 से ज्यादा, मुरादाबाद की काट सीट पर 23,000, संत कबीर नगर की मेहंत वल में 19,000, फिरोजाबाद 11,000, आगरा साउथ सबसे कम 232 वोट। 2022 विधानसभा चुनाव 95 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और कुल वोट मिले 4.5 लाख। जमानत जब्त हुई 94 सीटों पर। किस सीट पर कितनी वोट मिली? आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट पर 37,000, संभल की में 21,000, मुरादाबाद की असमोली में 13,000, मुरादाबाद की कुंदरकी में 14,000, फिरोजाबाद में 18,000, प्रतापगढ़ की रानीगंज में 11,000, बलरामपुर की उतरौला में 12,000, कुशीनगर की खड्डा में 16,000। महाराष्ट्र और बिहार में ओवैसी का खेल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 में 44 सीटों पर लड़े, 2 पर जीत मिली, कुल वोट मिले 7.5 लाख। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 20 सीटों पर चुनाव लड़ी, AIMIM 5 सीटों पर जीत उन्हें हासिल हुई। उत्तर प्रदेश में इन सीटों पर एसपी को नुकसान पहुंचा। कुर्सी बाराबंकी की सीट पर सपा प्रत्याशी राकेश वर्मा 2017 वोटों से हारे। AIM प्रत्याशी कामिल अशरफ खान को 8,541 वोट मिले। बीजेपी प्रत्याशी सकेंद्र प्रताप को 1,18,720 वोट मिले। नकुल बीजेपी प्रत्याशी मुकेश चौधरी को 1,04,114 वोट मिले। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, साथ ही अविनीश भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अविनीश, आप जरा क्विक अपडेट दीजिए, इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है? क्योंकि हमेशा कहा जाता है और कम से कम जो ऑपोजिशन की पार्टियां हैं वो कहती हैं कि AIMIM जो है वो वोट कटवा पार्टी है, यानी कांग्रेस के वोट को काट लेती है और बीजेपी को फायदा पहुंचता है। इस समय AIMIM की मौजूदगी उत्तर प्रदेश में, खुद असदुद्दीन ओवैसी भी मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे। पूरा समीकरण इस वक्त उत्तर प्रदेश में क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में अगर इस बार अगर पॉलिटिकल समीकरण की अगर हम बात करें तो इस बार जी आवाज रिपीट हो रही। चलिए अविनीश, कनेक्ट होती हूँ मैं आपके पास। अदिति भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। देखिए, इस समय जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में, क्या अविनीश आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए दोबारा अविनीश को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का समीकरण इस वक्त क्या कह रहा है? मुस्लिम बैंक को, वोट बैंक को जो जब्त करने की कोशिश इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी की है और असदुद्दीन ओवैसी यही चाहते हैं कि जितने भी मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश हैं वहां पर उसको कहीं ना कहीं अपने कुनबे से जोड़ा जाए। अविनीश हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अविनीश, क्या अपडेट है इस समय? कैसे समीकरण बनते हुए वहां नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की अगर राजनीतिक समीकरण की अगर हम बात करें तो अब ओवैसी यानी कि AIMIM भी अब चुनावी मैदान में अब उतर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्षी जो पार्टियां हैं, चाहे वो PDA हो, चाहे वो PDA के बाद अब PDM का नारा देकर जो ओवैसी पल्लवी पटेल के साथ जो मैदान में उतरे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब सियासी समीकरण भी अब साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब आपको बसपा सुप्रीमो का अगर हम बात करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती इस बार पूरी तरीके से बिल्कुल साइलेंट है, तो बहुत निगेटिव यहां पर दिखाई दे रही है। अगर मुस्लिम वोट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनको इस बात का जो है कि खतरा लगता है कि कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती कहीं भारतीय जनता पार्टी से तो नहीं मिली हुई है। इसका एक जो है कि मतलब एक नेगेटिव फैक्टर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 2019 की अगर हम बात करें चुनाव की तो 19 में बसपा सुप्रीमो ने जो है कि मायावती ने BSP ने जो है कि 10 लोकसभा सीट पे अपनी
विजय को हासिल किया था, तो वहीं समाजवादी ने 5 सीट पर और कांग्रेस 1 सीट पर ही सिमट कर रह गई थी। तो इससे कहीं ना कहीं अब जो असदुद्दीन ओवैसी जो अब यूपी के मैदान में, चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो इसको कहीं ना कहीं ये जो कि मुस्लिम वोटर्स को साधने का ये प्रयास करेंगे। हालांकि अगर पीडीए, पीडीएम और इंडिया अलायंस जो गठबंधन है, इसको लेकर अगर तमाम जो बीजेपी की जो पार्टियां जो विपक्ष में जो हैं, अगर वो चुनाव जो लड़ रही हैं, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को ही फायदा देखने को मिलेगा आगामी लोकसभा चुनाव में। जी तो इस समय जो समीकरण वहां पर बन रहे हैं और एआईएमआईएम लगातार जो प्रदर्शन उनका रहा है, वो भी हमने आंकड़ों के जरिए अपने दर्शकों को दिखाया। जो आंकड़े कह रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं एआईएमआईएम और खुद असदुद्दीन ओवैसी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपने कुनबे को, और इसीलिए कहीं ना कहीं फॉर्मूले की भी वो बात कर रहे हैं, वो सीधा मुस्लिम फॉर्मूले पर उतर करके आ रहे हैं। अब ऐसे में क्या बीजेपी को इस बार भी हर बार की तरह फायदा होगा, या फिर असदुद्दीन ओवैसी जिस सीट से उतर रहे हैं वहां पर पूरी तरीके से काबिज होंगे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस गठबंधन अखिलेश यादव करते हैं और पीडीए का नारा लेकर मैदान में उतरते हैं, पीडीए पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को लेकर मैदान में उतरे थे। उन्होंने आरएलडी जयंत चौधरी से भी हाथ मिलाया था, लेकिन आरएलडी के जयंत चौधरी वो एनडीए में शामिल हो जाते हैं। तो वहीं अगर पल्लवी पटेल की अगर बात करें, तो इन्हीं से बगावत करके वो अखिलेश यादव से, यानी कि पीडीए गठबंधन से बगावत करके वो पीडीएम के नारा देकर उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतर लेते हैं और ओवैसी एआईएमआईएम से गठबंधन करके पिछड़ा दलित व मुस्लिम वोटरों पर खासा जो है, जो भी पार्टियां हैं उनकी निगाहें हैं, उनकी जो वोटर उस पर जो मतलब साफ तौर पे सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें बसपा सुप्रीमो मायावती की, तो वो अभी भी दलित जो उनके वोटर्स हैं उसके भरोसे अभी भी मायावती बैठी हुई है, जो चुप्पी साधी हुई है। और अगर मुस्लिम वोट की अगर हम बात करें, तो मायावती की जो पार्टियां थी, उनके पार्टियों को खुद भी शक होता है कि कहीं हमारी पार्टी का रुख क्या है। ये बसपा की जो नेता है, जो उनके जो कार्यकर्ता है, वो उनको खुद भी नहीं पता होता है। अब अगर इससे अगर बीजेपी के अगर फायदे की अगर हम बात करें, तो जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी दूसरी पार्टी को लेकर मैदान में उतरे हैं, तो इसका असर कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस गठबंधन यानी कि पीडीए को पड़ेगा। मुस्लिम वोट कटेंगे। असदुद्दीन ओवैसी पीडीएम का नारा देके उतरे हैं, पिछड़ा दलित मुस्लिम। अखिलेश यादव का जो नारा है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। तो मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं एआईएमआईएम के साथ जो गठबंधन हुआ है पल्लवी पटेल का, उसमें कहीं ना कहीं इसका खासा असर देखने को मिलेगा। अब बसपा की अगर हम बात करें, मायावती की अगर बात करें, तो वो दलित वोटरों पे पूरी तरीके से निर्भर है, क्योंकि उन्हीं के जो पार्टी के जो विधायक थे वो छोड़ चुके हैं। हालांकि जो 10 सीटें जो वो जीते थे, उसमें से 2 जो है वो बगावत कर चुके हैं मायावती से, बसपा पार्टी से। अब इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें, तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये दोनों मिलकर, इनकी पार्टियां मिलकर किस तरीके से क्या रंग लाती है, एक आगामी लोकसभा चुनाव में एक ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ और सबका विकास देकर जो मैदान में उतरी है, और 80 लोकसभा सीटों पर इसका एक बड़ा और खासा असर एक देखने को मिलेगा। जी अविनेश, तो देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है वो कुछ इस तरीके से है कि एआईएमआईएम अपनी दखल को लेकर के और उत्तर प्रदेश में अपने कुनबे को, अपने गढ़ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अवनीश, जब भी बात उत्तर प्रदेश की होती है तो पिछड़े वर्ग की बात होती है, और हमने देखा किस तरीके से ओबीसी के मुद्दे को इस बार बीजेपी ने भी जोर शोर से उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी ओबीसी की चर्चा करते हुए नजर आए। यानी वो राज्य जहां पर हमेशा दलितों की चर्चा होती रही, ओबीसी समाज की चर्चा होती रही, और इस बार जब नेशनल पॉलिटिक्स में ओबीसी का जो प्ले कार्ड है वो रखा जा रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी इस समय सबसे ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है? क्योंकि सपा ने कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों को खो करके, या फिर कह सकते हैं जो सेंटिमेंट्स है उसको खो करके, जो पिछड़ों को सपोर्ट करने वाला सेंटिमेंट था वो भी सपा ने खोया है, और बीजेपी ने इसका बखूबी फायदा उठाया। इस बार क्या होता हुआ उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है
कि सबका साथ और सबका विकास, जो मैंने पहले भी अपने चीजों में लाइव में जो मतलब चर्चा में किया था कि सबका साथ और सबका विकास लेकर ओबीसी को लेकर तमाम जो मतलब कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी केंद्र में और प्रदेश में, जो लगातार सभी वर्गों के लिए जो उन्होंने कार्य किया, इससे कहीं ना कहीं अगर ग्राउंड की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो तमाम इसमें जो लोग हैं उनके पास जो है कि जो नैरेटिव एक बनी हुई थी भारतीय जनता पार्टी के लिए और उनकी सरकार के लिए, वो कहीं भी इसका एक खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि अगर ओबीसी का अगर हम बात करें और अल्पसंख्यकों की अगर हम बात करें, तो तमाम जो पार्टियां हैं जो अपने अपने नारे को देकर जो उतरी है मैदान में, पिछड़ा दलित मुस्लिम, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसका कोई खासा असर देखने को नहीं मिलेगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी वो लगातार जो है वो जो भी वर्ग से जो लोग आते हैं उनके लिए एक अलग अलग नीतियां, एक अलग अलग उपलब्धियां, एक अलग अलग योजनाएं को जो जारी किए हैं, और इसका एक खासा असर आगामी लोकसभा के इस बार चुनाव में देखने को भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मिलेगा, और इसका एक बड़ा असर देखने को मिलेगा, खासा असर फायदेमंद में है जी। तो कुल 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में, क्या लग रहा है बीजेपी कितने पर काबिज हो पाएगी, क्योंकि हर एक कुनबे को मजबूत करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से इस वक्त हो रही है अविनेश? बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 400 के पार के नारे को लेकर जो मैदान में उतरी है और 80 लोकसभा सीट है, तो पहले भी 80 लोकसभा सीट में जो 63 2019 चुनाव की अगर हम बात करें तो 63 सीटों पर जो है कि बीजेपी का कब्जा था, जिसमें से 5 समाजवादी पार्टी के खाते में था और 10 जो है कि बसपा सुप्रीमो मायावती के खाते में था और कांग्रेस 1 पर था। तो इस बार के जो समीकरण है जो कि अगर इस बार जो है कि बढ़त कहीं ना कहीं देखने को भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। हालांकि अगर पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो पूर्वांचल में जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जो तमाम जो कयास जो लगाए जा रहे थे कि मुस्लिम बहुत नाराज हैं, मुस्लिम जो है कि मतलब कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार है उसके लिए एक जो नैरेटिव जो बनी हुई थी वो एक खासा असर देखने को नहीं मिलेगा, चूंकि मुख्तार अंसारी एक माफिया के तौर पर भी आते थे। बाकी अगर अब योजनाओं की अगर बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर पे एक बड़ा एक असर देखने को मिला है उत्तर प्रदेश में, और इस बार भारतीय जनता पार्टी बढ़त की ओर नजर आ रही है। शिखा, ठीक है अविनेश।